हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीवी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। और आज के वीडियो में हम आपके 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला है आपका सीडीपी, उसके बाद ईवीएस है, उसके बाद इंग्लिश है। तो जिन लोगों ने संस्कृत ली है वो सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस को अवश्य देख के जाए, और जिन लोगों का इंग्लिश है उन्हें तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे 28 दिसंबर से लेके अब तक जितने भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ ही, ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस से बाहर पूछा जा रहा है, सिलेबस से ही पूछा जा रहा है, बस डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही कम मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आप तत्पर होंगे और सीटेट को क्रैक करने के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे। आने वाले अपनी लाइफ के सभी सफलताओं को आप छूइए और ईश्वर से यही कामना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक बालिका को साइकिल चलाना आता है और वह स्कूटी चलाना आसानी से सीख जाती है, अधिगम का स्थानांतरण है। देखिए, अधिगम का स्थानांतरण अभी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। इस टाइम जो सीटेट हुआ है उसमें अधिगम का स्थानांतरण से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिलहाल अधिगम से पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसके एक दिन पहले मैंने जो वीडियोस बना रखी थी सेम यही क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने इसको फिर से लिया है ताकि मैं इसको फिर से पॉजिटिविटी से समझा पाऊँ, क्योंकि इसमें जो है पॉजिटिव चीज़ें दी हैं, वहाँ पे मैंने नेगेटिव समझ के उस क्वेश्चन को हल करवाया था, ठीक है। तो देखते हैं आज इस क्वेश्चन को दोबारा से कि एक बालिका है वो साइकिल चलाना सीख ले रही है, ठीक है। मतलब उसका पूर्व ज्ञान बहुत अच्छा है कि उसने साइकिल सीखी, अधिगम अस्थायी हो गया, साइकिल चलाना उसको आता है। फिर उस बच्ची ने स्कूटी चलाना शुरू किया, ठीक है। आसानी से वो सीख जाती है क्योंकि स्कूटी का फीचर साइकिल के फीचर से कुछ ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं होता, बस उसकी फिजिकल जो होती है वो स्कूटी थोड़ी सी भारी होती है, ये हो जाता है, वरना और कुछ नहीं होता ना। तो अधिगम का स्थानांतरण कैसा है? पार्श्विक है? नहीं, पार्श्विक नहीं है। नकारात्मक है? नहीं, नकारात्मक तब होगा जब दोनों तरफ कोई फायदा ना हो, उसके पूर्व ज्ञान में कोई मतलब ही ना हो, कुछ अधिगम न जुड़ पाए, ठीक है, तो नकारात्मक होगा। अब देखिए उस क्वेश्चन में जो इसके पहले मैं वीडियो बना रखी थी उसमें मैंने शून्य ऑप्शन सही कर दिया था। तो शून्य ऑप्शन तब होगा जब उसने कुछ सीखा ही नहीं ना, बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, लेकिन बच्ची यहाँ पे सीख रही, उसने साइकिल चलाना सीखा, उससे वो ऊपर गई, ठीक है, उसने स्कूटी चलाना सीखा, तो ये एक सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। शून्य तब होगा जब वो कुछ नहीं सीखती ना, तो उस वाले वीडियो में जो ऑप्शन मैंने दिया था वो शून्य था। फिलहाल इसीलिए मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को लिया ताकि मैं बता पाऊँ कि यहाँ पे क्या होगा, आपका सकारात्मक होगा, शून्य नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं सीख रही, साइकिल चलाने के बाद तो स्कूटी चलाना तो सीख रही है ना, तो जब हम कुछ नया सीखेंगे तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे और आप जो आपकी कन्फ्यूजन थे उसको मैं दूर कर पाई होंगी। चलिए, विष्णु पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीते ही वह सो जाता है, अधिगम स्थानांतरण है। मैंने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों को जो है क्लियरिफाई करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो क्या ये नकारात्मक है, शून्य है, सकारात्मक है, पार्श्विक है? देखिए, पहले तो विष्णु जब पढ़ाई कर रहा था तो उसने चाय क्यों पी? चाय इसलिए पी कि चाय पीने से वो कुछ और देरी तक जग पाए और जाग के कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ पाए ना, कुछ ज़्यादा देरी तक, कुछ ज़्यादा समय तक पढ़ पाए ना। लेकिन क्या होता है कि चाय पीने से बेचारा सो जाता है, वो पढ़ ही नहीं पाता, ठीक है। तो चाय पीने की वजह से पॉजिटिव होना चाहिए था जो रिएक्शन, वो निगेटिव हो गया, ठीक है। मतलब चाय पीने के बाद उसे जगना था, लेकिन चाय पीने की वजह से वो सो जाता है, ठीक है। तो ये अधिगम स्थानांतरण कौन होगा? नकारात्मक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने कुछ नहीं सीखा, सीखने की बात ही नहीं यहाँ हो रही है। मतलब जो भी अधिगम, वो अधिगम के बीच में जो भी पाठ वो मिल रहा है उसको, जैसे वाइगोत्स्की साहब के हिसाब से पाठ किसे कहते हैं? जब बच्चा जो छोटा है उसको मुश्किलें हैं तो वो क्या करे, वो बड़ों की सहायता लेके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि नींद भगाने के लिए चाय पीता है बच्चा, लेकिन विष्णु को चाय पीने की वजह से नींद आ जाती है, तो ये नकारात्मक हो जाएगा,
क्योंकि नकारात्मक प्रभाव पड़ा चाय पीने से। ठीक है, तो ये अधिगम का स्थानांतर नकारात्मक होगा। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप में किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो बिल्कुल सही है। अधिगम तभी हम कहते हैं, लर्निंग तभी हम कहते हैं जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं। तो कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो हमारा अधिगम नहीं हुआ। जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं वो पूरी तरह से हमें आ गई, वो हमारे माइंड में पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई, वो हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अगर भूल भी गए तो जल्दी से हम दोहराएंगे तो रिकॉल हो जाएगा, याद आ जाएंगी वो चीज़ें ना। तो ये अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। सही, यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव मिलेंगे तो भाई भाई हो जाएंगे। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है। सही बात है। हम मानवों की सीखना, जो कुछ नई चीज़ सीखना, ये हमारी आदत है, ये हम में शुरू से है। ठीक है, क्योंकि अब तो ये भी ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन सही है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। जो गलत ऑप्शन होगा वही सही होगा। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। बिल्कुल ही। अधिगम हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कुछ लक्ष्य होता है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ते, CTP क्यों पढ़ रहे होते भाई? अगर हमें टीचर न बनना होता तो क्या हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते। तो हमारा कुछ लक्ष्य है अपने पढ़ाई के प्रति। ठीक है, तो अधिगम जो होता है, कुछ जब हम सीखते हैं तो उसका कुछ लक्ष्य होता है। ये भी सही है, इसलिए ये गलत है। अब इसमें नहीं पूछा है, निगेटिव क्या हो जाएगा कि हम अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? समझने कहने का मतलब ये है कि जब हम बच्चा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने कितना सीखा, ये तो हम अनुमान लगा पाते हैं ना, क्या प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं कि उसका डाटाबेस बना पाते हैं कि बच्चे ने इतने दिन में इतना सीखा? ऐसा नहीं कर पाते ना हम। लेकिन हम बस क्या, एक अवलोकन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम का प्रत्यक्ष रूप, पूरा आमने सामने हम अवलोकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस, किलपैट्रिक, कॉल एवं ब्रूस या स्ट्रंग ने। तो जो बाल्यावस्था की बात है तो रॉस साहब ने कहा है कि बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्व होता है, कि उसमें क्या है, बालक दिखाता है कि वो बहुत ही मैच्योर है, लेकिन मैच्योरिटी बच्चे में नहीं होती है ना। किलपैट्रिक साहब ने क्या कहा है? किलपैट्रिक साहब ने कहा है कि ये प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। ठीक है, कॉल एंड ब्रूस ने इसको संवेगात्मक विकास की अवस्था कहा है, संवेगात्मक विकास की अवस्था कहा है। और स्ट्रैंग साहब ने बाल्यावस्था को खेलों की उम्र या खेल की उम्र, ठीक है, ये कहा है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। कह रहा है कि किसके न रहने से या किसके न होने से बच्चे में सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जैसे जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक के शिक्षण शैली से। देखिए, अधिगम अक्षमता उसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ को पढ़ने में पूरी तरह से, लर्निंग डिसेबिलिटी ना, अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप समझ पाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्फेक्सिया, डिस्कैलकुलिया है ना, डिस्प्रेजिया है, तो डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी कब हो सकती है? जब जन्म से पहले माँ मदिरा सेवन कर रही हो। सही बात है, अगर मम्मी है उनकी जो है मदिरा सेवन करती हैं, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के बच्चे को। मंदबुद्धि बच्चा होगा तो उसको दिक्कत होगी। शैशव काल के समय दिमागी बुखार हो जाएगा तो माइंड का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत में हो सकता है। तो ये चीज़ें सही है, इसलिए गलत है। इसमें के अतिरिक्त, के बिना या के बजाय पूछा है ना, किसके अलावा जो है बच्चे में अधिगम क्षमता हो सकती है, किसके अलावा। तो इन सब के वजह से तो अधिगम क्षमता होगी, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से, शिक्षक किस तरह से पढ़ा रहा है उससे बच्चे में अधिगम क्षमता नहीं होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होगी। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है कि जो है बच्चे को टीचर पढ़ा रहा है और उसमें सीखने की कोई दिक्कत, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ अलग बात हो जाती है, ऐसा बच्चा नहीं सीख पाता अच्छे से तो वो बात अलग होती है। कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली? पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऐसी तकनीक होगी जिसमें बच्चे जो है, जो जेंडर रूढ़िवादिता मतलब लड़की और लड़के का जो अंतर होता है उसमें, वो ये होता है ना कि गांव में क्या होता है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़का या जो बालक है घर का, जो पुरुष समाज है वो क्या होगा, वो बाहर जाके काम करेगा और औरतें सिर्फ घर में रह सकती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती, ये होता है ना। तो जेंडर पृथकता आधारित आसान प्रबंधन करना,
जेंडर पृथकता की बात हो रही है, जेंडर को अलग करना मतलब लड़का और लड़की को अलग करने की बात हो रही है। जब लड़का और लड़की को हम अलग करेंगे, पुरुष और स्त्रियों को हम अलग करेंगे, उनका काम बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसमें तो रूढ़िवादिता ज़्यादा होगी, कम थोड़ी होगी। जेंडर आधारित कार्य देना, अच्छा कि मतलब बच्ची तुम लड़की हो तो ये 10 लड़कियां खो खेलेंगी और ये 10 लड़के जो है कबड्डी खेलेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। जेंडर विशिष्ट भूमिका और व्यवहारों पर बल देना, अच्छा कि तुम लड़की हो तो बेटा तुम डांस ही करोगी या मतलब कुछ अलग काम करोगी, तुम ऐसा करो कि प्रैक्टिकल करो, लेकिन भोजन वाला प्रैक्टिकल करो, खाना बनाओ। लड़के प्रैक्टिकल करेंगे, वो पौधे लगाएंगे, ऐसा होता था पहले ना, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। होगा क्या, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है सीडीपी में कि चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन इन तीनों ऑप्शन से बेटर ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन पे जो है सही लगाएंगे कि जब हम कक्षा में बात करें, क्लास में बात करें कि लड़की और लड़कों का काम जो है अलग अलग नहीं है, सभी लोग एक दूसरे का काम कर सकते हैं। बालक खिलौनों का अदला बदली करके खेलना हरलॉक के अनुसार किस वर्ष से शुरू करता है, तो हरलॉक बहुत ही अच्छी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही कहा है हरलॉक साहब ने कि शैशवावस्था को इन्होंने मात्र 14 दिन का माना है, ठीक है, शैशवावस्था को 14 दिन का, मात्र 2 हफ्ते का माना हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो इनके अनुसार बच्चा अदला बदली करके खिलौनों को कब खेल लेता है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, तो तृतीय वर्ष में, तृतीय वर्ष की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि तृतीय नहीं, ये देखिए अब ये वाला जो है आपका तृतीय माह, यहाँ तृतीय वर्ष कह रहा है। तृतीय माह में क्या होता है, बच्चा पहली बार अपनी माँ को पहचानता है, ठीक है, पहचानना शुरू करता है, माँ को पहचानना शुरू करता है, पहचानना शुरू करता है, ठीक है। लेकिन तृतीय वर्ष में बच्चा जो है अदला बदली करके खिलौनों को खेलता है। तो तृतीय वर्ष, तृतीय माह, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप, आई होप। पियाजे के अनुसार किस स्तर पर बच्चे तर्क कौशल विकसित कर लेते हैं, सोचने समझने की क्षमता, गुणा भाग कर लेते हैं बच्चे, अमूर्त चिंतन कर पाते हैं, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। तो कौशल जो है तर्क कौशल विकसित कर लेते हैं, शुरुआत की बात नहीं हो रही, प्रारंभ, तर्क कौशल प्रारंभ नहीं, विकसित कर लेते हैं पूरी तरह से, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, क्योंकि जब तर्क बच्चा कर लेगा तो अब अमूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि बच्चा जो दिखाई दे रहा है उस पर तर्क कर पा रहा है, और जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं उस पर भी बच्चा तर्क कर पा रहा है। जैसे न्यूटन के लॉ हुए, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ आपका ना, पहले क्या है कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने थ्योरी बनाई क्योंकि ये है, ठीक है। तो इसी तरह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था देख लीजिए, ये पहली अवस्था है पियाजे साहब की नैतिक अवस्था में, पहली अवस्था ये है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, चौथी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार 360 डिग्री आकलन सत्य है, ठीक है। एनईपी 2020 मैथ में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सीडीपी में ले लिया ताकि एक आउटलाइन ड्रा हो सके कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और हमें कितना तैयारी करके जाना है ना। संकुचित आकलन, योगात्मक आकलन, समग्र आकलन, विद्यालय आधारित आकलन। तो संकुचित आकलन मतलब कम, संकुचित मतलब एक तरह से जो है कंबाइन नहीं, एक तरह से जो है आप समझ लीजिए संकुचित की बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं ना, बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं, तो संकुचित आकलन नहीं होगा। योगात्मक आकलन आपको पता है वर्ष के लास्ट में होता है, परीक्षा के बाद ना, एक वर्ष के बाद में होता है, तो ऐसा एनईपी 2020 के बारे में नहीं कहा गया है। विद्यालय आधारित आकलन को तो वो कहते ही नहीं है, वो कहते हैं समग्र आकलन होना चाहिए। जिस तरह से अब क्या था, हमें सिंगिंग करना पसंद था, लेकिन हमारे स्कूल में ये होता था कि सिंगिंग के टीचर ही नहीं थे, हम सब्जेक्ट ही नहीं था सिंगिंग, और डांसिंग जो है सब्जेक्ट ही नहीं था। लेकिन अब समग्र आकलन हो रहा है, अब सभी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था एनईपी 2020 के द्वारा लागू हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पियाजे साहब कोहलबर्ग का क्वेश्चन लेना सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि ये लोग पूरा छाए हुए हैं इस टाइम सीटेट के एग्ज़ाम में। तो कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक दुविधा, नैतिक सापेक्षता, नैतिक व्यवहार। तो इन्होंने सबका जो है शब्द यूज किया है, उन्होंने नैतिक सापेक्षता का यूज नहीं किया। नैतिक दुविधा हिंज का जो इन्होंने हिंज पे प्रयोग किया था दवा चुराने के लिए, उसकी वाइफ की जो तबीयत नहीं ठीक हुई होती है, तो हिंज की दुविधा और उसकी जो तर्क शक्ति है और उसके नैतिक व्यवहार के बारे में इन्होंने बताया है। और कोहलबर्ग साहब का कितना है,
कोहलबर्ग साहब का जो है, इन्होंने जो है 3 जो है नियम दिए हैं और प्रत्येक एक नियम का जो है 3 स्तर है। ठीक है, इस तरह से 3 नियम में इनके 6 स्तर हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बात कर ले किस स्तर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोहलबर्ग के क्वेश्चन में, तो एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, ठीक है, एक नैतिक दुविधा से भी क्वेश्चन पूछा रहा है जिसमें सामाजिक अनुबंध वाली बात कही है, और एक दंड, पहले नियम का पहला जो स्तर है दंड स्वभाव जो क्षेत्र है पहला वाला, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, ये 10 क्वेश्चन थे आपके CDP के। बात करते हैं आपके EVS के, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनके बारे में। भारत का कौन सा राज्य अरब सागर से अपनी स्थल सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, तो बात करें हम कि भारत का कौन सा राज्य अरब सागर से अपनी स्थल सीमा साझा नहीं करता है, तो चलिए पहले देख लेते हैं हम अपने भारत का नक्शा। मैंने यहीं पे रखा हुआ है, देखिए, अब देखिए, ये है ये हमारा भारत का मानचित्र है। ठीक है, भारत का मानचित्र है। अब देखिए इसमें क्या है, पूछा गया था कि कौन सा राज्य इसमें जो है अरब सागर से अपनी सीमा को साझा नहीं करता, यही बात थी ना। तो देखिए ये है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से भी क्वेश्चन पूछा था। ये नीचे आपका हिंद महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर नीचे है। ठीक है, यहाँ पे आपका अरब सागर है। तो अरब सागर में ऑप्शन क्या दिया था? महाराष्ट्र है, ठीक है, कर्नाटक भी है, ठीक है, गुजरात भी है, केरल है। ठीक है, तो इस तरह से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल है। लेकिन केरल भी आप कह दीजिए तो केरल भी आपका हिंद महासागर में, यहाँ से आप जो है अरब सागर माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन था तमिलनाडु। तमिल किस में आ जाएगा? अरब सागर में नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी के ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। ये जो भी दिखी हैं आपको, ये फिलहाल हैं पोचमपल्ली की साड़ी को समझाने के लिए मैंने इस चित्र को लिया है। जब पोचमपल्ली साड़ी आएगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पोचमपल्ली जो वहाँ की साड़ियाँ हैं। भारत का कौन सा राज्य अरब सागर से अपनी स्थल सीमा साझा नहीं करता है? तो महाराष्ट्र आपने देखा था, कर्नाटक भी था, गुजरात भी था, लेकिन तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु नहीं साझा करता है अरब सागर से। ये किससे अपनी सीमा साझा करता है? ये बंगाल की खाड़ी से अपना जो है सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का नहीं है? ठीक है, मोहिनी अट्टम, वीरांगनाट्टम, कुचिपुड़ी, कोल अट्टम। ठीक है, तो जो ये तीनों हैं, ये तीनों, चलिए पहले देख लेते हैं। जो वीरांगनाट्टम है, और वीरांगनाट्टम हो गया आपका, कुचिपुड़ी और कोलअट्टम, ये जो है आपके आंध्र प्रदेश की है नृत्य, लेकिन मोहिनी अट्टम आपका आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो नेगेटिव पूछा है, तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है, आंध्र प्रदेश के नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने ले लिया एक बार में सबको। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन छाटिए। जो असत्य कथन है उसको छाटना है आपको, जो गलत है। गुजरात अश्वावली साड़ी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बंगाल बालूचरी साड़ी, मध्य प्रदेश चंदेरी साड़ी, तमिल बलरामपुरी साड़ी। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो इसमें असत्य कथन है वो है तमिल में बलरामपुरी साड़ी नहीं मिलती, बल्कि ये केरल में है। केरल में है आपकी क्या? बलरामपुरी साड़ी। अब देख लेते हैं तमिल में कौन सी साड़ी है। तमिल में आपकी साड़ी है कांजीवरम साड़ी। ठीक है, कांजीवरम साड़ी। ठीक है, और जो चंदेरी साड़ियाँ हैं, अश्वावली बालूचरी साड़ियाँ हैं, इन साड़ियों में जो है परंपरागत जो तथ्य हैं उसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के विशिष्ट बुनाई के लिए, साड़ियों की छपाई के लिए, सूती साड़ियों के लिए, रेशम साड़ियों के लिए। देखिए सबको तो ये पता है कि पोचमपल्ली जो है वो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और पोचमपल्ली जो है आपका तेलंगाना राज्य का एक गांव है। ठीक है, तेलंगाना राज्य का एक गांव है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साड़ियों की विशेष बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब पोचमपल्ली की जो साड़ी मैंने अभी भी रखी थी, उन महिला को हम दिखा दें। फिलहाल देखिए, ये पोचमपल्ली की कुछ साड़ियाँ हैं, मैंने गूगल पे सर्च किया, आप भी देख सकते हैं इसको। तो ये विशिष्ट प्रकार की बुनाई है, इसके कारण पोचमपल्ली क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है ईवीएस के पेडागोगी से कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिक अंतर को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। कि जैसे एक कक्षा है उसमें 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बैकग्राउंड से कोई फिलहाल मतलब नहीं होता, बच्चों की जो भाषा है, रहन सहन है, वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। तो उसको हमें किस प्रकार से देखना है, और उन सबकी भाषा भी अलग है, उनकी संस्कृति भी अलग है, तो किस प्रकार से हमें देखना है। क्षमता आधारित समूह बनाने के लिए मानदंड, समूह बनाना और मानदंड की बात हुई, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मैंने टैग वर्ड, सीटीपी के टैग वर्ड के बारे में भी बात करी है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जाके वीडियोस देखें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आप जो नए क्वेश्चन हैं उनसे अवगत हो पाए। चलिए फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं, शिक्षक की ओर से विफलता नहीं। शिक्षक की ओर से विफलता को हम नहीं देखेंगे, बच्चे अनेक प्रकार के हैं तो उसमें शिक्षक का कोई वो नहीं है। आधारित क्षमता पर मानदंड, ये भी गलत हो गया। सबसे सही ऑप्शन हुआ ये कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण है। अब जब हम क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे 10 भाषा बोलते हैं, तो वो एक अवसर है, ठीक है, उसमें बाधा नहीं है। वो एक अवसर है बच्चों के लिए कि बच्चे एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की संस्कृति को जान पाएंगे। और हमारा भारत संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। तो जब इसीलिए बहुभाषिकता को एनईपी हुआ, एनसीएफ हुआ, ये जो है सपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ बहुभाषिकता को और व्यक्तिगत जो है विभिन्नता को। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं ताकि आपको एक साथ कई ऑप्शन सही मिल जाएं, ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला से क्वेश्चन पूछा गया और मधुबनी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इस तरह से क्वेश्चन आया था मधुबनी चित्रकला से कि किस चित्रकला में जो है मोर, पशु पक्षी तथा पारंपरिक कलाओं का चित्र होता है, तो यही था मधुबनी चित्रकला सही था। तो ये ऑप्शन सही है कि मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी गांव से इसकी शुरुआत हुई है। पट्ट चित्रकला उड़ीसा में है, बिल्कुल भी ये सही है आपका। अब आ गया पिथौरा चित्रकला भी गुजरात का है, ये भी सही है। अब असत्य कथन चौथा हो जाएगा आपका सही, वर्ली चित्रकला। आंध्र प्रदेश में आपका जो है कलमकारी चित्रकला है, कलमकारी चित्रकला, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश में कौन सी चित्रकला है, तो कलमकारी चित्र। अब वर्ली चित्रकला जो है आपका नेपाल के तरफ के लोग, नेपाली लोग इसका यूज करते हैं और तिब्बती लोग, ठीक है, तिब्बती राज्यों में या तिब्बती प्रदेशों में इन वर्ली चित्रकला का यूज किया जाता है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन है कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की झाड़ियों में लटकता हुआ बनाता है। दर्जन चिड़िया, फाख्ता पक्षी, कौवा, शक्करखोरा। तो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा शक्करखोरा। इस तरह से जो है पौधे पेड़ होते हैं और इस तरह से लटकता हुआ इनका जो है, इस तरह से लटकता हुआ इनका घोंसला होता है, ऐसे करके कुछ, ठीक है ना, इस तरह से घोंसला होता है। तो शक्करखोरा जो हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्जन चिड़िया की बात करें, दर्जन चिड़िया जो है एक पेज को, एक पत्ते को उसको सील कर, ठीक है, उसको सील कर जो है उस अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस में अपना जो है घोंसला बनाते हैं। और कौवा जो है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, इसका उद्देश्य नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए जब भी हम पेडागोगी सेशन को हल करें, सबसे पहले अपने मन में, अपने माइंड को रिलैक्स करें और उसको समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शिक्षक है, उन्होंने क्या किया, बहुत से विभिन्न पशुओं के जो है चित्र बना दिए, एक जो है कॉपी या पेज पे या जिस तरह से प्रिंटिंग आता है उस तरह से दे दिया बच्चों को। और उन्होंने कहा कि जो हमारे घर में पाले नहीं जाते उनको रंगना है, ठीक है। तो सृजनात्मकता का विकास हुआ। सही बात है कि जब हम नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है, निगेटिव जो निगेटिव होगा वो भाई होंगे, वही ऑप्शन सही होगा। तो ये सही है कि सृजनात्मकता का विकास, जब किसी चीज़ को रंग भरना है तो रंग भरेगा बच्चा, तो देखेगा ना बिल्ली को किस कलर से भरना है, शेर को किस कलर से भरना है, तो इस तरह से वो क्रिएटिविटी हो जाएगी। ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए गलत है। अवलोकन करना, बच्चा अवलोकन करेगा ना कि ये जो शेर है ये हमारे घर में नहीं पाला जाता, ये जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है ना, तो ये अवलोकन करेगा, इस सही है, इसलिए गलत है। वर्गीकरण करेगा बच्चा ना, बच्चा बांटेगा ना कि ये जो बिल्ली है ये हमारे यहाँ पाली जाती है, लेकिन ये जो जंतु है
हमारे यहाँ पाला नहीं जाता। तो ये वर्गीकरण भी करेगा, ये भी सही है, इसलिए ये गलत है। डाटा संग्रह करने के लिए, विशेष डाटा संग्रह करने के लिए कि बच्चा जितना याद कर सके, रटने से इसका कहीं ना कहीं मतलब है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही नहीं है, ये नहीं पूछा है तो नहीं नहीं भाई भाई हो जाएंगे, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यार्थी द्वारा भारत के नक्शे पर राज्यों को चिन्हित करना। मान लीजिए हमने राज्य बना दिए, ठीक है, और अपना इंडिया बना दिया, ठीक है, ये दक्षिणी भारत बना दिया, और हमने कहा बेटा आप इसमें कर्नाटक महाराष्ट्र को चिन्हित करें, ठीक है, ये गुजरात है आपका, ये महाराष्ट्र है आपका, यहाँ पे गोवा आ जाता है आपका, फिर जो है इधर केरल आ जाता है आपका, तमिलनाडु आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है आपका, कर्नाटक आ जाता है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चा, परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा, अधिगम। अधिगम तो तब कहेंगे जब कोई चीज़ पूरी तरह से सीख लेंगे, तो अधिगम तो होगा नहीं। निरीक्षण नहीं करेगा, क्या निरीक्षण करने के बाद भारत का नक्शा बच्चा बदल देगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। परीक्षण भी नहीं करेगा, क्या करेगा बच्चा, अवलोकन करेगा, ध्यान से उसको देखिएगा कि कहाँ महाराष्ट्र है, कहाँ गुजरात है, कहाँ पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहे। अगला क्वेश्चन है कि रमेश कक्षा 7 का शिक्षक है, एक नया रमेश कक्षा 7 का शिक्षक एक नया पाठ शुरू करने से पहले अपने छात्रों को एक मज़ेदार गतिविधि में संलग्न करता है। इस गतिविधि के पीछे का उद्देश्य, कक्षा 7 के जो टीचर हैं रमेश जी, और वो क्या करते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करना है उनको, उसके पहले वो कोई बच्चे को खेल खिलाते हैं ना, बच्चों को खिलवाते हैं, कुछ अच्छी सी एक्टिविटी, कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी करवाते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी। तो क्या करने के लिए ये करवाते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है उनका, छात्रों को प्रेरित और सक्रिय करना, शिक्षक का कार्यभार कम करना, शिक्षक को आराम नहीं देना है, कक्षा शुरू करने से पहले छात्रों को अनुशासन प्रदान करना। ये सही हो सकता है, बच्चों का तनाव, ये भी सही हो सकता है। देखिए 3 ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को प्रेरित और सक्रिय करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बच्चे पढ़ लेते हैं 2-3 चैप्टर तो वो बोर हो जाते हैं। अगला चैप्टर उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने के लिए उन्हें उसके बारे में बताया जाए, जैसे अगर हमको वृक्ष पढ़ाना है तो वृक्ष को के बारे में बताया जाए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाए, कुछ क्रिएटिव तरीके से बताया जाए। तो छात्रों को प्रेरित और सक्रिय एक्टिव करने के लिए टीचर ऐसा काम करते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन हमने लिए। अब देखिए लैंग्वेज लर्निंग इज़ ऑल प्रोसेस, जो लैंग्वेज लर्निंग है, अधिगम जो है भाषा अधिगम है, जो लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है ना, तो भाषा अधिगम जो है ये पूरा प्रोसेस इसका क्या है, एक्सक्लूसिव है, इंटेंसिव है, इंक्लूसिव है, इमीडिएट है। तो इमीडिएट तो अचानक है, तो किसी भाषा को हम अचानक नहीं सीख सकते, तो गलत हो गया ये। एक्सक्लूसिव की बात करो तो ये हो जाएगा स्पेशल, कोई स्पेशल चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, तो भाषा लर्निंग एक स्पेशल नहीं, हम स्पेशल समझ लेंगे उसको, तो स्पेशल तरीके से हम विशेष रूप से उसको पढ़ाने की बात नहीं करेंगे। इंटेंसिव है, इंटेंसिव मतलब डिटेल में जो है पढ़ा जाए। तो हम देखिए लोग इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो क्या व्याकरण को डिटेल में पढ़ते हैं, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इंक्लूसिव में शामिल करना, इंक्लूड करके, इंक्लूसिव मीन्स हो जाएगा आपका इंक्लूड करना, ठीक है। इंक्लूड मतलब शामिल, सभी चीज़ों को शामिल करके, एक साथ सभी चीज़ों को शामिल करके पढ़ते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे फोकस होता है। अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपको सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, अब तो सभी चीज़ों को मिला के व्याकरण, अपनी भाषा, उसकी भाषा को ट्रांसलेट करके सीखेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको बात मेरी समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो सही होगा वो किसके बारे में, चाइल्ड से, बाल केंद्रित भाषा, ठीक है, बाल केंद्रित भाषा जो कक्षा है उसके रूप में सही होगा। स्टूडेंट डूइंग देयर वर्क साइलेंटली, जो बच्चे हैं वो शांति से अपना काम कर रहे हैं, तो कक्षा में खामोशी गलत है। टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली, टीचर ही अपनी बात को रखे जा रहे हैं, बच्चे उसमें कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं। टीचर टीचिंग इन मदर टंग, टीचर तो अपनी मदर टंग में बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों की मदर टंग का क्या, तो ये गलत हो जाएगा। स्टूडेंट इंटरेक्टिंग इन द मदर टंग, हाँ, बच्चे जो है टंग, जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा में चीज़ों को आदान प्रदान कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 या 2005 इंग्लिश इन इंडिया इस, कह रहा है NCF 2000 के अनुसार इंग्लिश क्या है भारत में, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिकता के आधार पर, ठीक है। हमारी जो कंट्री में बहुभाषिकता है हमारे यहाँ, तो NCF 2005 इंग्लिश क्या है, एंड एसोसिएट लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मातृभाषा ही होती है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। और
फॉरेन लैंग्वेज भी है, लेकिन इंडिया में इसे अ ग्लोबल लैंग्वेज, एनसीएफ 2005 इसको क्या कहता है, ग्लोबल लैंग्वेज, और हम अपने भाषा में इसको सेकेंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है। ठीक है, डीएलएड या बीएड से लेके अब तक। अगला क्वेश्चन है कि द मल्टीलिंगुअल नेचर, जो बहुभाषिकता जो स्वभाव है, ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज रिसोर्स ऑफ सो दैट, कह रहा है कि जो बहुभाषिकता है हमारे इंडिया के क्लासरूम में, हमारे भारतीय कक्षाओं में, वो किस प्रकार से रिसोर्स संसाधन के रूप में, किस प्रकार से संसाधन के रूप में है। ठीक है, किस तरह से होनी चाहिए। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम फेज, सभी बच्चे एक ही लय में सीख रहे हैं। कुछ बच्चा भले ही अब जैसे एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे एक ही लय में नहीं सीख सकते। कुछ बच्चे कुछ वर्ड मीनिंग को जल्दी सीख लेंगे और कुछ बच्चे कुछ वर्ड मीनिंग को बहुत ही मुश्किल से सीखेंगे, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक लय में नहीं सीख पाएंगे। चिल्ड्रेन कैन लर्न मेनी लैंग्वेज, बच्चे जो हैं एक साथ बहुत से लैंग्वेज को सीख सकते हैं, तो ये मल्टी लैंग्वेज नेचर नहीं हुआ क्लासरूम का। द टीचर डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज को विकसित कर रहा है टीचर सिर्फ, तो नहीं, ये नहीं होगा। क्या, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, जो मल्टीलिंगुअल नेचर है हमारे क्लासरूम का, वो कैसा होना चाहिए कि सभी बच्चे अच्छा फील करें क्लासरूम में और सभी बच्चों को स्वीकार किया जाए, चाहे उनके बैकग्राउंड से कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसा कपड़ा पहनता है बच्चा, हमें उससे मतलब नहीं, जो भी भाषा बोलती है वो बोलता है बच्चा, वो भी हमसे मतलब नहीं। बच्चे को जिस भी रूप में बच्चा आए, उसका ज्ञान कम हो, ज़्यादा हो, न हो, उसको उसी तरह से हमें एक्सेप्ट करना है, बच्चे को स्वीकार करना है और उसको हमेशा सिक्योर फील करवाना है कि वो यहाँ आया है तो हम जो टीचर है, एज ए टीचर है, हम आपको डरवा के रखेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे, ऐसा नहीं। बच्चा जो है अपने परिवार की तरह हमारे साथ जुड़ा रहे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर, कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड है जो एक दूसरे से जो है इंटरचेंज नहीं हो सकता, बदलाव करके नहीं हो सकता। मतलब जैसे होता है ना कि ट्रांसलेशन की बात हो रही है, यहाँ ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता किस मेथड में, कोरिलेटिव मेथड में तो हम कोरिलेट करके पढ़ाते हैं। अगर ये चीज़ इस भाषा में बच्चा नहीं समझ रहा है, इंग्लिश की भाषा में उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बच्चों को पहले मातृभाषा में सिखाएंगे, फिर उसको कॉन्टेक्स्ट सिखाएंगे, प्रसंग सिखाएंगे। रेफरेंस मेथड नहीं, दोनों गलत हुआ। इंसिडेंटल मेथड कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड में ही जो है बच्चे इंटरचेंजेबली रूप से नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अपनी मातृभाषा में उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट